हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग हेल्दी हैं, सेफ हैं। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज द एमसीक्यू ऑन इकोनॉमिक्स व्हिच इज रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट एंड आल्सो रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ यूजीसी नेट एंड आल्सो रेलेवेंट फॉर द सीए फाउंडेशन। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब। इसके अंदर आपको रेगुलरली जो है यू विल बी गेटिंग एमसीक्यू ऑन इकोनॉमिक्स। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस। ये एमसीक्यू करने से पहले मेरी जो ऐप है दैट इज एडुसम ऐप विच इज रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। और उसके ऊपर काफ़ी सारे कोर्सेज इकोनॉमिक्स कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के डल चुके हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, business economics, principles of economics, macro and public finance. So what will be the methodology that will be to live lectures, body lectures, and doubt session will be there for giving you the personal attention. Descriptive notes, summarize notes for the quick revision during exam, and also test series. अगर आपका एग्जाम जो है एमसीक्यू फॉर्म में है तो आपको एमसीक्यू जाएंगे, अदरवाइज अगर आपका डिस्क्रिप्टिव है तो यू विल बी गेटिंग डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज। तो आप इसको गूगल प्ले स्टोर से आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर 7973179091। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है टोटल यूटिलिटी कर्व कॉन्वेक्स टू एक्स एक्सिस, कनकेव टू एक्स एक्सिस, कन्वेक्स टू वाई एक्सिस, कनकेव टू वाई एक्सिस। तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा देखो जो कन्वेक्स की शेप होती है वो इस तरह की, जो कनकेव होता है वो। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द राइट आंसर, दैट इज द कनकेव टू एक्स एक्सिस। देखो जो टोटल यूटिलिटी कर्व है इसकी जो शेप होती है इस तरह से होती है, इस तरह से। उसके अंदर आप इस तरह से, ठीक है। तो राइट आंसर जो है टोटल यूटिलिटी कर्व जो है, क्योंकि ये पहले जो है देखो इंक्रीज होता है फिर कांस्टेंट होता है फिर उसके बाद गिरना शुरू हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज कनकेव टू द एक्स एक्सिस। So law of diminishing marginal utility states total utility diminishes with consumption of every additional unit. Utility always goes on diminishing whether something is consumed or not. कि चाहे हम कुछ खाते हैं या नहीं खाते हैं, but it goes on reducing additional benefit which a person derives from a given of stock of it diminishes with every increase in the stock that it already has. Utility first increases, after it diminishes at every point. So what is the right answer? देखो हमें पता है ये कि जैसे जैसे हमारे पास किसी चीज़ का स्टॉक बढ़ता जाएगा उससे बेनिफिट जो है कम होता जाता है। जैसे हम लोग लगातार जो है किसी चीज़ का कंजम्पशन करते हैं तो उससे यूटिलिटी जो है हम हर एक सक्सेसिव यूनिट से कम होती जाती है। सो राइट आंसर इज द एडिशनल बेनिफिट विच ए पर्सन ड्राइव फ्रॉम ए गिवन इंक्रीज ऑफ ए स्टॉक diminishes with every increase in the stock that he already has. अगर आपके पास ऑलरेडी चीज़ें हैं अगर उसके अंदर इंक्रीज होता है तो एवरी इंक्रीज के साथ क्या है कि उसकी यूटिलिटी जो है डेट विल गोज ऑन डिमिनिशिंग। A set of all possible production combination while producing two commodities, is it isoquant map, is it isocost line, is it production possibility curve, or it is production function? So the right answer is production possibility curve. So what is production possibility curve? बेसिकली इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कह सकते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी कह सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कह सकते हैं। shows various combination of the amount of two goods which could be produced with the given resources and the given technology. यहाँ पे दो चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं x and y, so it is the right answer is production possibility curve. Marginal product becomes negative, first जो choice है that is not possible in any of the circumstances.
when total output grows at a fast rate, when total output ceases to grow swiftly, कि जब उसमें ग्रोथ बंद हो जाती है, when total output turns down, जब total output नीचे की ओर आना शुरू हो जाता है. So the right answer is when the total output turns down. इसको मैंने आगे जाके एक्सप्लेन किया है. इसके साथ ही एक और क्वेश्चन है. चलो पहले हम इसकी मीनिंग समझ लेते हैं. टोटल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि इट रेफर्स टू टोटल अमाउंट ऑफ आउटपुट दैट ए फर्म प्रोड्यूसेस विद इन द गिवन पीरियड यूटिलाइजिंग गिवन इनपुट्स के जो उसके पास इनपुट्स होते हैं तो यूटिलाइज करके वो जो टोटल अमाउंट जो है वो प्रोड्यूस करती है दैट इज नोन एज ए टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट. एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय लेबर द आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर. मार्जिनल प्रोडक्ट होता है कि जब हम एक और एडिशनल जो वेरिएबल फैक्टर जो है यूज करते हैं तो उसके अंदर जो टोटल प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीज होती है दैट इज नोन एज ए मार्जिनल प्रोडक्ट. दैट इज द एडिशन ऑफ वन वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. इसको हम इस तरह से डिपिक्ट कर सकते हैं चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड चेंज इन इनपुट, और वी कुड से चेंज इन टोटल आउटपुट चेंज इन लेबर, और वी कुड से टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन यूनिट माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन माइनस वन यूनिट. In second stage of the law of variable proportion, marginal product diminishes and average product increases. तो मार्जिनल प्रोडक्ट कम होता है, एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज होता है. एवरेज प्रोडक्ट डिमिनिश होता है बट मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है. मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट दोनों ही डिमिनिश करते हैं, दोनों ही इंक्रीज करते हैं. सो वी विल सी व्हाट इज द राइट आंसर. तो दोनों ही डिक्रीज करते हैं, बोथ मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट डिमिनिश. पहले हम लॉ ऑफ वेरिएबल पोर्शन को अंडरस्टैंड करते हैं. देखो प्रोडक्शन फंक्शन जो है इनपुट और आउटपुट के बीच में टेक्निकल रिलेशन को बताता है. शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है कि फिक्स फैक्टर्स होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं. फिक्स फैक्टर को हम चेंज नहीं कर सकते तो हमें वेरिएबल फैक्टर को चेंज करना पड़ता है. तो ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल पोर्शन है इसको हम रिटर्न टू फैक्टर भी कहते हैं. इट इज पॉसिबल इन द शॉर्ट रन. The law of variable proportion states that if per unit input of a factors of production are increased in uniform units, अगर हम वेरिएबल फैक्टर्स को जैसे लेबर पहले लेबर वन टू मतलब इक्वल अमाउंट से इंक्रीज करते हैं तो क्वांटिटी ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको कांस्टेंट रखते हैं तो टोटल आउटपुट जो है पहले increase होगा. एक सीमा के बाद क्या होता है कि ये कम होना शुरू हो जाता है. तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे सेकंड स्टेज के साथ क्वेश्चन था तो यहाँ पे मैंने तीनों स्टेजेस डाल दी हैं. देखो फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होता है कि जब हम वेरिएबल फैक्टर को चेंज करते हैं तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट पे. बाद में फर्स्ट स्टेज के एंड में आते आते ये डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज होता है. मार्जिनल प्रोडक्ट पहले इंक्रीज होता है फिर मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचता है फिर उसके बाद कम होना शुरू हो जाता है. एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज करता है और जब ये मैक्सिमम होता है तो एवरेज प्रोडक्ट के बराबर होता है. सेकेंड स्टेज के अंदर जो टीपी है वो इंक्रीज करती है डिमिनिशिंग रेट पे फिर ये मैक्सिमम पे पहुंच जाती है. तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है कम होना शुरू हो जाता है. सेकेंड स्टेज के एंड में ये जीरो हो जाता है तो ये भी मैक्सिमम के बाद जो एवरेज प्रोडक्ट है कम होना शुरू हो जाता है. थर्ड स्टेज के अंदर जो टोटल प्रोडक्ट है दैट बिगिंस टू फॉल. मार्जिनल प्रोडक्ट जो है ये नेगेटिव हो जाता है और यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट जो है कंटिन्यू टू डिमिनिश. तो प्रोड्यूसर की जो है वो सेकेंड स्टेज तक प्रोड्यूस करता है, थर्ड स्टेज के अंदर वो प्रोड्यूस नहीं करता. उसी तरह शॉर्ट रन के अंदर एक फर्म वुड रिटेन इन द as long as which one of the following of cost is covered: total cost, fixed cost, variable cost and constant. देखो अगर बिजनेस मैन जो है अगर वो बंद भी कर देता है तो भी उसको फिक्स्ड कॉस्ट बेयर करनी ही पड़ती है. तो वो तब तक कंटिन्यू करता है जब तक उसकी वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो रिकवर होती है. Marginal cost always cuts the average cost curve from below on the falling portion of the KC curve, from below on the rising portion of the KC curve, from below at the minimum point of the average cost curve, from below at any point of the average cost curve. So the right answer is from below at the minimum point of the average cost curve. देखो यहाँ पे जो हमारा ये average cost curve तो ये इसका मिनिमम पॉइंट तो ये मार्जिनल कॉस्ट है तो इसके मिनिमम पॉइंट को क्रॉस करते हुए जाती है. तो ये जो है फॉलोइंग हिस्सा है
मार्जिनल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट पहले आ जाता है। जब ये फॉल करती है तो मार्जिनल कॉस्ट नीचे होती है, जब ये राइज करती है तो मार्जिनल कॉस्ट ऊपर होती है। ये भी आपने याद रखना है। आई विल बी explaining all things in the successive MCQ. Adam Smith spoke about the famous time and water paradox, showed that utilities related to supply. It could be the cause of the value, utilities related to demand cannot, could not be the cause of value. So the right answer is related to demand. अब हम इस कंसेप्ट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। देखो, एडम स्मिथ का ये जो पैराडॉक्स वैल्यू था ये प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बाद में जेवंस ने इसको एक्सप्लेन किया है। Many economists assumed that the price of commodity was equal to total use. उनका ये मानना था कि जो चीज़ें हमें ज़्यादा यूटिलिटी देती हैं, उनकी ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए, जो कम यूटिलिटी देती हैं, उनकी कम वैल्यू होनी चाहिए। बट रियल लाइफ के अंदर हम डायमंड वाटर पैराडॉक्स, जैसे पानी जो है इतना ज़रूरी है कि हम उसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, पर स्टिल जो पानी है उसका प्राइस लेस है, और जो डायमंड जो है लाइफ के लिए इतने ज़रूरी भी नहीं है, बट उसकी प्राइस ज़्यादा। तो जेवंस ने इस पैराडॉक्स को एक्सप्लेन किया। उसने मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के अंदर डिफरेंस बताया कि प्राइस जो डिटरमिन होती है दैट इज बाय द मार्जिनल, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ टोटल यूटिलिटी। वाटर जो है बहुत मात्रा के अंदर जो है अवेलेबल है, इसलिए उसकी टोटल यूटिलिटी जो है सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है, ये पानी की कीमत। डायमंड की जो अवेलेबिलिटी होती है बहुत लिमिटेड होती है, तो इसका टोटल यूटिलिटी कभी भी सैचुरेशन पॉइंट पे नहीं पहुंचता। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी मार्जिनल वैल्यू ऑफ जो डायमंड है वो हमेशा हाई होती है, पॉजिटिव होती है, और इसी वजह से इसकी प्राइस जो है ज़्यादा होती है। तो आप लोग मेरी ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा, और उसके साथ ही क्या है कि शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे जो है एमसीक्यूज मिलते रहें।